मनी गुरु क्रेडिट कार्ड स्पेशल में अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मनोज जी जुड़े हैं हमारे पहले कॉलर महाराष्ट्र से। मनोज जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर जी, मनोज बोल रहा हूँ पूना से। जी मनोज जी। सर मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है। जी हेलो जी मनोज जी, अपना सवाल कंटिन्यू रखिए। हाँ सर, HDFC का क्रेडिट कार्ड है, उसका जो ड्यूज है, डेबिट जो बोलते हैं, उसका मेरे को EMI में कन्वर्ट करना है, या फिर बैंक का लोन अगर कोई फैसिलिटी होगी ऐसे कन्वर्ट करने की, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर रुंगटा साहब से पूछ लेते हैं। रुंगटा साहब, क्रेडिट कार्ड पर बकाया रकम है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उसे बदलना चाहते हैं, हालांकि रकम का खुलासा यहाँ पर नहीं किया। आप क्या सलाह देते हैं, इनको क्या यहाँ पर स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि अपनी EMI में कन्वर्ट कर सके अपनी परचेज को? सो मनोज जी, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो अगर आपका अकाउंट अभी तक सेटिस्फैक्ट्री है, यानी अभी तक आपने सारा पेमेंट समय पर किया है, तो ही कोई ऑप्शंस आपके लिए शायद ओपन होगी। सबसे पहली बात ये। जहां तक सवाल ये उठता है कि सारी बकाया अमाउंट को आप EMI बनाना चाहते हैं, वो हर बैंक में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती, और जिन बैंकों में होती भी है उसमें नॉर्मली वो एक लेवल की परचेज के ऊपर, नॉर्मली 2000 या 3000 या 5000 रुपए की परचेज के ऊपर से एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है, सिर्फ उन अमाउंट्स को वो EMI में कन्वर्ट करते हैं, न कि सारा का सारा बकाया को। नॉर्मली ऐसा प्रोविजन होता है। तो अगर आपका कोई एकदम लमसम पेमेंट है और HDFC बैंक में इसकी सुविधा है, अब पर्टिकुलर कार्ड पे वो सुविधा हो सकती है, पर्टिकुलर कार्ड पे ना हो, तो ये तो आपको बैंक की वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा, या आप अपना पैसा की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। तो अगर वो फैसिलिटी है और आपका पेमेंट अभी तक ड्यू डेट पे हुआ है, तो आप उसी बैंक से ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आपका पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप दूसरा कोई लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, और उस पर्सनल लोन से आप उस क्रेडिट कार्ड का कंप्लीट बकाया चुका दीजिए, और पर्सनल लोन फिर आप EMI से चुका सकते हैं। तो ये दो तरीके हो सकते हैं आपका बकाया को EMI में कन्वर्ट करने का, लेकिन दोनों ऑप्शंस जब भी अवेलेबल हैं अगर आपने अभी तक अपना सारा पेमेंट जो है समय पर किया हो। हाय, दिस इज दीपक स्पीकिंग। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे डेबिट कार्ड में आपका जो पिन वैलिडेशन रहता है whenever you are purchasing something from in the merchandise shop, so they are like why there is not implemented for credit cards? दीपक जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। यहाँ पर आप इंटरनेट ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं या पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस की? पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस की। चलिए रुंगटा साहब, इंटरनेट ट्रांजैक्शंस तो जब करते हैं तो CVV नंबर तो डेफिनेट तौर पर वहां डालना पड़ता है, और जहां तक पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस की बात है, मुझे याद है कि अमेरिकन एक्सप्रेस एक ऐसा कार्ड है जहां पर उसका पिन नंबर मैनुअली इंसर्ट करना पड़ता है। तो इनका सवाल यह है कि RBI जो है क्रेडिट कार्ड जब पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन होती है, क्या और कार्ड्स में भी यहाँ पर पिन नंबर फीड करना जरूरी कर सकता है, और क्या दूसरे कार्ड्स यहाँ पर कोई ऐसा प्रावधान है कि दूसरे और भी कार्ड्स हैं जहां पर पिन नंबर डालना जरूरी होता है? सो दो चीज ले लें। एक तो अब जहां तक इंटरनेट का सवाल है, अगर इंटरनेट के जरिए आप कुछ भी खरीदते हैं, तो नॉट ओनली CVV नंबर, अब आपको एक वेरीफाइड बाय वीसा या मास्टर सिक्योर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कार्ड है, एक पासवर्ड जो है आपको लेना होगा, और वो पासवर्ड आपको देना, खरीदते समय वो अलग से पासवर्ड आपको देना होगा, और तभी पेमेंट ऑथोराइज होगा जी। ये एक ऐसी चीज है जो कार्ड पर कहीं नहीं लिखी हुई है, यानी सिर्फ आपके दिमाग में है, इसलिए ये काफी एक कारगर सिक्योरिटी उपाय है। जहां तक क्या कहते हैं कि अगर दुकानों में खरीदारी का सवाल उठता है, फिजिकल वर्ल्ड में खरीदारी का सवाल उठता है, वहां पर पिन जो है, पिन एक्सेप्ट करने के लिए जो पॉस मशीन्स हैं, जो पॉइंट ऑफ सेल की जो मशीन्स होती हैं, उसमें अपग्रेड करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से वो अपग्रेड अब धीरे धीरे होगा। इसलिए अभी तक कंपलसरी नहीं किया है रिजर्व बैंक ने। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड में नॉर्मल सिक्योरिटी ये है कि मर्चेंट का काम होता है कि वो देखे कार्ड पे और उसका सिग्नेचर वेरीफाई करे पेमेंट ऑथोराइज करने के पहले। ये अलग बात है कि बहुत से केसेस में वो मर्चेंट उस चीज को चेक नहीं करते हैं, और इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम भी आई है। इसी शो पे भी हमने ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है। तो ये मेरे ख्याल से फिजिकल वर्ल्ड में भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय इसमें क्लियरली लग सकता है। जैसे आपने कहा कि एमएक्स ने कर दिया होगा, लेकिन एमएक्स
का मार्केट शेयर फिलहाल इंडिया में कोई बहुत बड़ा नहीं है जी। इस वजह से ये अभी तक फिजिकल शॉप्स में अभी तक इतना पॉपुलर नहीं है। जी सवाल ये है सर, मेरा जो बेसिक अमाउंट है क्रेडिट कार्ड का जी 6,000 रुपीज था और इसको मैंने 1 साल से मिनिमम अमाउंट जो भी होता है वो जब भी वो भेजते हैं, कभी 400 कभी 500, अभी 1100 रुपए लास्ट जो है मैंने दिया है उसको। जी ठीक है, अब ये मेरा हर मंथ उसको मिनिमम अमाउंट देने के बावजूद भी वो मेरा हर मंथ इंटरेस्ट जोड़ के मेरा वो 25,000 कर दिया। अभी आज एक कार्ड आया घर पे, वो 25,000 का भेज दिया, वो इंटरेस्ट जोड़ के। क्या ऐसे पॉसिबल है कि हर मंथ देने के बावजूद भी वो मेरा इंटरेस्ट जोड़ते जाएंगे वो? प्रतिभा जी, ये तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कार्ड की होती हैं उसके मुताबिक अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं तो जो आपको जो बैलेंस अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट चार्ज जरूर लगते हैं। लेकिन रुंगटा साहब से इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। रुंगटा साहब, अब चूंकि इनकी जो बकाया रकम राशि है वो काफी ज्यादा हो गई है, डेफिनेट तौर पर इंटरेस्ट चार्जेस तो लगेंगे, तो आप इनको अभी जल्द से जल्द अपना ये जो परचेज है ये कैसे खत्म करें, इसके बारे में सुझाव दीजिए प्लीज। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड पे 1 साल तक पेमेंट नहीं करना कोई बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही महंगा क्रेडिट होता है। फिर भी 6,000 का अगर बेसिक बकाया है तो 1 साल के अंदर 25,000 वो नहीं हो सकता है। तो जरूर इसमें दूसरे चार्जेस इन्वॉल्व हैं। शायद कभी तो मिनिमम पेमेंट्स डिले हुए होंगे तो उनका डिलेड पेमेंट चार्ज होगा, ओवरड्यू लिमिट चार्ज होगा। जरूर इसमें कोई ना कोई दूसरे चार्जेस भी हैं और जिसकी वजह से 6,000 की बेसिक अमाउंट जो है वो 25,000 हो गई है। सिर्फ ब्याज से 6,000 की अमाउंट, और अगर मिनिमम अमाउंट उसका हर साल हर महीने आपने समय पर दिया है तो उससे सिर्फ ब्याज से 6,000 से 25,000 तो नहीं हो सकती। तो इसमें दूसरे चार्जेस भी होंगे। जहां तक ब्याज की दरें, मेरे ख्याल से बैंक्स ने क्लियर किया है कि बैंक क्रेडिट कार्ड में रेट्स हाई होती हैं और नेचुरली जब आप मिनिमम पेमेंट करेंगी तो आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। अब इसको आप तुरंत चुका दीजिए और इसको जितना जल्दी हो सके इस चक्रव्यूह में से आप निकल जाएंगी तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ सर, ऐसा है, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था आईसीआईसी बैंक का जी, और उससे रिलेटेड मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट था। तो हुआ ये था कि मेरा जो कार्ड था वो जो अपना सेविंग बैंक के साथ लिंक था जी, वो मैं अकाउंट नहीं यूज करता था, बट उसके साथ मेरी कुछ क्रेडिट कार्ड में यूज करता, उसकी पेमेंट वगैरह चल रही थी जी। तो मेरा कुछ ट्रांसफर हुआ तो मैंने दूसरी जगह दूसरा आईसीआईसी बैंक का अकाउंट खुला, दूसरी स्टेट में इनफैक्ट। हाँ हाँ, तो वहां पे मैं उसको यूज कर रहा था। अब मैं हुआ ये कि अब मैंने कुछ परचेजिंग की उससे और उसके बाद उनके इतने सारे मतलब अननेसेसरी जो चार्जेस थे वो लगते जा रहे थे और उसकी पेमेंट मैं कर रहा था साइड बाय साइड। बट हुआ ये कि उन्होंने नियर अबाउट कोई 30,000 के अप्रोक्सीमेटली उन्होंने आउटस्टैंडिंग खड़ा कर दिया था। तो उसके लिए मैं उनसे बार बार उनको परस्यू कर रहा था कि मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ, सेटल करना चाह रहा हूँ। तो इन द मीन टाइम उन्होंने क्या किया, मेरे सेकंड अकाउंट से जो डायरेक्टली उससे लिंक नहीं था उससे सारा का सारा पैसा निकाल लिया। ओके, तो क्या बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि निकाल सकते हैं? दूसरा ये कि वापस कैसे लिया जा सकता है इसको? चलिए रुंगटा साहब, क्या सुझाते हैं आप इनको? तो इन्होंने 2 सवाल चौबे जी ने सही रेज किए। जहां तक पहला सवाल है कि बैंक को अथॉरिटी है कि नहीं, क्लियरली बैंक को अथॉरिटी है। अगर आप अपना कार्ड मेंबर, अपना कार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, जो कि अधिकांश कस्टमर्स पढ़ते नहीं हैं, बैंक को राइट रहता है कि उनके पास आपका कोई भी पैसा पड़ा हो, कोई भी, चाहे वो लिंक्ड हो उससे चाहे नहीं लिंक्ड हो, और उनका और आपका उन पर कोई भी बकाया है, आपको कुछ भी देना है उनको, वो दोनों चीज एडजस्ट कर सकते हैं। उनके हर डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है और ये जनरल लॉ में भी बैंकर्स लियन कहते हैं इसे, इवन जनरल लॉ में रिकग्नाइज्ड है। लेकिन इंडिया में तो क्लियरली हर बैंक अपने हर डॉक्यूमेंट में ये लिखता है। तो जहां तक अथॉरिटी का सवाल है, मेरे ख्याल से कि उनको डेबिट करने की अथॉरिटी थी कि नहीं, वो तो आप शायद चैलेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, रहा सवाल दूसरा, अगर आपके कोई डिस्प्यूटेड चार्जेस हैं और वो आपने उसको अभी तक लिखित में नहीं किया है तो सबसे पहले उसको लिखित में आप कंप्लेंट करिए, और अगर 1 महीने के अंदर अगर बैंक आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देती है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप कंप्लेंट करिए। अगर वो चार्जेस सही नहीं है, जो कि आप कह रहे हैं नहीं है, तो क्लियरली वो रिफंड हो जाएंगे आपको। बैंक को रिफंड बिल्कुल करना ही पड़ेगा उसको।